तो क्या वाकई राहुल गांधी की सबसे बड़ी मांग पूरी हो चुकी है? आखिर सत्ता के गलियारों से ऐसी सुगबुगाहट वाली खबरें क्यों आने लगी कि स्पीकर के पास में इस्तीफे की कॉपी पहुंच गई? आखिर अमित शाह 3 बजे भी संसद पहुंचने में आनाकानी करते हुए क्यों दिखाई दिए? आखिर 3 बजे भी संसद के भीतर जो नजारा विपक्ष के सांसदों ने, इंडिया गठबंधन के सांसदों ने एनडीए के सांसदों के साथ में जिस तरीके का व्यवहार किया, उससे कैसे यह कहा जाने लगा कि अब एनडीए युग समाप्त होने के कगार पर आ चुका है। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, देश की राजनीति बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पर आ चुकी है, या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी और संघ और एनडीए के लिए एक नाजुक मोड़ पर आ चुकी है। क्योंकि दोस्तों, जिस तरीके का गतिरोध पूरा मानसून सत्र में रहा और जिस गतिरोध की भेंट ये पूरा का पूरा मानसून सत्र चढ़ गया, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्स, एक ही मंत्री, एक ही मंत्रालय, एक ही रीजन और एक ही चेहरा, सब कुछ उसी के इर्द गिर्द घूमता रहा। और पूरे देश की जनता का टैक्स का पैसा, वो बीजेपी वाले कहते हैं ना, उनके पालतू मीडिया। दोस्तों, कल मैं इन दरबारी और गटर मीडिया के एक एंकर को देख रहा था झारखंड में। वो क्या कह रहा है छात्रों के बगल बैठ करके कि कहां है ये पालतू मीडिया के लोग। मतलब जो सत्ता के गंदे जूतों के तलवे चाटते हैं, वो देश हित के लिए सेकुलर मीडिया को पालतू मीडिया बता रहा है। मैं तो हंस हंस के लोटपोट हो गया कि उस शख्स की हिम्मत की दाद देनी चाहिए या फिर उसका पागलपन कहें। खुद सत्ता की गोद में बैठ करके उनके गंदे जूते साफ करता है, और जो लोग सत्ता और एस्टेब्लिशमेंट पर सवाल उठाते हैं उनको वो पालतू मीडिया कह रहा है। खैर, अब दोस्तों, ऐसी स्थिति में इन तमाम चीजों के बीच में बात तो हुई थी कि अमित शाह आकर के जवाब देंगे, बात तो हुई थी कि अमित शाह सारे सवालों पर आकर के बात रखेंगे, बात तो हुई थी कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से सवाल उठाए उन सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। मगर दोस्तों, सब कुछ पलट चुका है। न किसी बात पर जवाब, न किसी सवाल पर जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करने की कोशिश। और दोस्तों, यह दरअसल एक नई स्ट्रैटेजी, एक नई रणनीति भारतीय जनता पार्टी की दिखाई दे रही है, जिसमें उनको लगता है कि अब तो महज चंद घंटे, आखिरी 2 दिन के बचे हैं, ऐसे में किसी तरीके से इसको काट लिया जाए। क्योंकि दोस्तों, एक तरफ पूरा देश इंतजार कर रहा है, जो लोग संसद की कार्रवाई नहीं देखते थे रोजाना, वो भी, जिनके घर में अभी भी टेलीविजन बचा हुआ, वो टेलीविजन ऑन किए हुए, नहीं तो 90% लोग जो मोबाइल फोन पर अपने सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया देखते हैं, वो लोग अपनी स्क्रीन को लिए बैठे हैं कि कब आएंगे वो शाह जी, वो गुरुजी कब आएंगे और जवाब देंगे। और इसी बीच में दोस्तों, राहुल गांधी ने जिस तरीके से, जिस अंदाज में जो कुछ कदम उठाया, एक एक करके वो हिट होता रहा। दोस्तों, राहुल ने तो झारखंड पर ना तो वो चुप थे, इसीलिए उन्होंने एक बार फिर से दोहरा दिया कि झारखंड पर मैं डंके की चोट पर उसी वक्त बोला था, जंतर मंतर पर बीजेपी की हिम्मत है बोलने की, जंतर मंतर पर जवाबदेही, जिम्मेदारी तय करके इस्तीफा देने की बात को स्वीकार क्यों नहीं किया जाता। अब दोस्तों, जो कॉपी, जो चिट्ठी लोकसभा स्पीकर के पास पहुंची है, कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि उसमें तो इस्तीफे की कॉपी है, लेकिन फिलहाल जो मेरा विवेक है वो उसे मानने को तैयार नहीं। अब दोस्तों, राहुल गांधी ने कहा कि हर हाल में कुछ भी ये करें, कोई भी ड्रामेबाजी करें, मगर डंके की चोट पर अब इस्तीफा होगा। मगर भाजपाई चूहा मीडिया और उसके अधकचरे ज्ञान वाले पिट्ठू भाजपा का एजेंडा चलाते हुए राहुल को कैसे घेर रहे हैं दोस्तों, ताकि किसी तरह शाह को बचाया जा सके। देखिए 13 सेकंड का वीडियो, राहुल गांधी को कैसे ये पिट्ठू और दरबारी मीडिया बीच में टोक टोक करके, रोक रोक कर घेरने की कोशिश कर रहा था। झारखंड पे मैं चुप नहीं हूँ, झारखंड पे मैं चुप नहीं हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने सीधा क्लियरली बोला है, वी डू नॉट अप्रिशिएट एनी वायलेंस अगेंस्ट आवर स्टूडेंट्स। मैं चुप नहीं हूँ, खुल के बोल रहा हूँ, ठीक है। अब दोस्तों, आप देखिए, शाह अभी भी अपना तेवर दिखाने की कोशिश कर रहे थे। मतलब रस्सी जल गई पर बल नहीं गए। किस तरीके से राहुल गांधी ने शाह के सामने ये एक ही मुद्दा अब रखा कि साहब इस्तीफा तो हर हाल में चाहिए। मगर दोस्तों, अमित शाह अभी भी ये कहने की हिम्मत कहां से जुटा पा रहे थे। विपक्ष ये लिख कर के दे के
वो हंगामा नहीं करेगा, सुनेगा, मैं संसद में आकर के जवाब दूंगा। मगर दोस्तों, कैसे इनके सारे तेवर को राहुल गांधी ने ठंडा कर दिया, मानो बाल्टी भर पानी डाल दी। उन्होंने कहा कि साहब, उपदेश की जरूरत नहीं है, हमें लेक्चर मत दीजिए, हम अमित शाह के उपदेश सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। जब मैं हम कहता हूं तो मेरा मतलब देश की युवा पीढ़ी से है। छात्रों पर गोली किसने चलाई, छात्रों के कील लगी लाठियों से पीटने का आदेश किसने दिया? क्या अमित शाह ने हमारे बच्चों पर गोली चलाने का आदेश दिया? अगर उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें इस्तीफा देना ही होगा, और नहीं किया दोस्तों, उनका आदेश नहीं था, तब तो और इस्तीफा देना होगा, क्योंकि सक्षम ही नहीं है। क्योंकि ऐसे में दो ही कंडीशंस, या तो शाह गिल्टी हैं या फिर वो आयोग हैं। इसी बात को अब राहुल गांधी ने जिद पाल ली है, और जेनजी की जिद में राहुल गांधी की जिद अब मिल चुकी है। क्योंकि दोस्तों, जेनजी देश का भी यही कह रहा है कि जिस गृह मंत्रालय के अधीन में दिल्ली की पुलिस आती है और जिसमें 10 लोगों को, 10 छात्रों को, जिसमें छात्राएं भी शामिल हैं, महिलाएं भी शामिल हैं, पायलट गन का शिकार बनाया गया, ऐसे में ऐसे अक्षम गृह मंत्री को हटाया जाना जरूरी है। मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं। We're not interested in him giving us a lecture or a discussion. We are interested in one simple thing. Who shot those students? Who gave the order to shoot those students? Who blinded one of the students? Who shot one of the students in the ear? Who gave the order to beat the students with lathis, with nails? Who gave that order? तो दोस्तों, एक ऐसी स्थिति जिसमें राहुल ने आर पार न सिर्फ सत्ता पक्ष के साथ में, बल्कि देश के दरबारी और 56 इंची बंदर मीडिया के साथ में करने का राहुल ने सोच लिया है। क्योंकि कैमरे के सामने जिस तरीके से उन्होंने क्लास लगाई, वो इस वक्त चर्चा का विषय बना है। क्योंकि ये वो स्थिति है जिसमें इस देश के लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों को सत्ता सरकार के साथ साथ इस गटर सोच वाली इस मीडिया ने भी पहुंचाया है। किस तरीके से राहुल ने क्लास लगाई, फिर से देखिए। लेकिन वो कह रहे हैं, आपने मुझसे सवाल पूछा, आप उनको इंटरप्ट करती हैं। उनसे नहीं, जब वो क्योंकि बोलते हैं, मैं कांग्रेस देखती हूँ। सुनिए, जब वो बोलते हैं आप इंटरप्ट करते नहीं, हैं। आप बोलिए सर, नहीं, मेरा उसी से जवाब जुड़ा हुआ बोलिए। आप इंटरप्ट करते हैं जब वो बोलते हैं, क्यों नहीं करते हैं? हमें इंटरप्ट करते हैं, हमें 24 घंटा इंटरप्ट करते हैं, मगर उनको कभी इंटरप्ट नहीं करते आप। उनमें क्या स्पेशल चीज है जो पूरा मीडिया चुप करके चूहे जैसे उसके सामने खड़ा हो जाता है? आपको स्टूडेंट्स नहीं डर रहे हैं, पूरे देश में स्टूडेंट्स नहीं डर रहे हैं, आपको भी नहीं डरना चाहिए। अब दोस्तों, आप सोचिए ना कि भारतीय जनता पार्टी के खेमे को, एनडीए को नहीं, बीजेपी को, क्योंकि एनडीए में तो बीजेपी की सहयोगी पार्टियां हैं जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की रणनीति के खिलाफ में है। वो खुद चाहते हैं अंदर खाने के शाह करके जवाब दें। अब दोस्तों, शाह और बीजेपी को यह लग रहा था कि अभी तक वो जैसे 12 वर्षों से करते आ रहे थे वही अंदाज अभी भी चल जाएगा, मगर पता नहीं कि शायद हवा का रुख बदल चुका है, हालात बदले से हैं। इसीलिए राहुल ने शाह के अंदाज में ही जवाब दे दिया। सुनिए आसान भाषा में, अंग्रेजी में राहुल का यह बयान, जिसका मतलब मैं इसके बाद में आपको बताता हूं, आपको समझ में आएगा। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बाकी ऑपोजिशन ने क्लियरली बोला है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू मिस्टर अमित शाह imagination. We are not interested in him giving us a lecture or a discussion. We are interested in one simple thing. And when I say we, I mean the younger generation of this country. Who shot those students? Who gave the order to shoot those students? Who blinded one of the students? Who shot one of the students in the ear? Who gave the order to beat the students with lathis, with nails? Who gave that order? That order was implemented by the Home Ministry. Delhi Police and RAC are both Home Ministry systems. Did Mr. Amit Shah give this order to shoot our children, or did he not? If he did, he should resign because he is culpable. And if he did not, he should resign because he is incompetent. Right? This is अब आपने मुझसे सवाल, मतलब दोस्तों, राहुल ने यह साफ कर दिया कि हम शाह की लफ्फाजी भाषणबाजी को रद्दी की टोकरी में डालते हैं। उनके भाषण में हमें कोई दिलचस्पी नहीं।
ये बताओ कि छात्रों छात्राओं के साथ बर्बरता किसने की, वो क्रूरता किसने किया था, वो ऑर्डर किसने दिया था। जाहिर तौर पर दोस्तों 12 अगस्त का दिन देश की राजनीति के लिए, देश के इतिहास में महत्वपूर्ण तरीके से इसको दर्शाया जाएगा, क्योंकि 12 अगस्त को वो सब कुछ तय हो जाएगा कि क्या वाकई अमित शाह देश की या भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के चाणक्य हैं, या फिर वाकई वो अपने राजनीतिक पूर्वजों, क्योंकि संसद के भीतर उन्होंने कहा था कि हाँ हम संघ की विचारधारा से आते हैं, हम संघ के प्रचारक हैं, मोदी जी भी संघ के प्रचारक हैं। और ये संघ और इन बीजेपी के राजनीतिक पूर्वजों के बारे में आप जानते हैं, कायरता, बुजदिली और तिरंगे का विरोध करना इनका पेशा रहा है 52 वर्षों तक। आजादी के वक्त में अंग्रेजों की मुखबरी करते थे देश के स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ। तो ये तय हो जाएगा कि ये उसी ढर्रे पे जा रहे हैं या फिर वाकई इनमें कुछ गठ है। इसी बीच में दोस्तों आप सरकार का एक दोगलापन देख लीजिए। सदन में शाह के आने और जवाब देने की बात चल रही थी, दूसरी तरफ हंगामे के बीच में इस सरकार ने एफसीआरए बिल पेश करा दिया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एफसीआरए संशोधन बिल 2026 को पेश कर दिया। हंगामा हुआ। अखिलेश यादव ने भी कहा कि यह बिल तो अल्पसंख्यकों के खिलाफ है और इसको जेपीसी में भेजा जाए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अमित शाह के सदन में गैरहाजिरी पर उन्होंने प्रहार किया कि जिनके नाम से बिल है वो सदन में तो आते ही नहीं, रोज का धंधा बना लिया है, अब नहीं चलेगा। और इस हंगामे के बीच इस बिल को जेपीसी में भेज दिया गया, यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में। यानी कि दोस्तों एक तरफ जिस मुद्दे को लेकर के सरकार ने एक बयान दिलवा करके अमित शाह से इस गतिरोध को खत्म करने की कोशिश की थी कि थोड़ा नॉर्मलाइज हो जाए मामला, कि हम आ रहे हैं, इस पर जवाब देंगे, लेकिन शर्त रख दी कि विपक्ष पहले ऐसा कर ले। और दूसरी तरफ इसी बीच में सरकार एफसीआरए जैसे बिल को पेश करते हुए अपनी उन तमाम महत्वाकांक्षी बिलों को ध्वनि मत से हंगामे के बीच में पारित कराने की कोशिश करती हुई दिखाई दी। तो फिर आगे क्या? अब से थोड़ी देर के बाद में बहुत कुछ साफ होगा जब इन तमाम चीजों को लेकर के राहुल गांधी एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आप क्या सोचते हैं? इन कड़ियों को जोड़ करके अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।